नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन 3 प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करेंगे उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो इन 3 प्रमुख खबरों में पहली और प्रमुख खबर है टीएमसी सांसदों से जुड़ी। जी हां, जिनका एक व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट इस वक्त काफी वायरल हो रहा है और साथ ही एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दोनों टीएमसी सांसद जो है वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है वजह इन दोनों के बीच की बहस की, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है पंजाब से जुड़ी हुई, जहां पंजाब के जालंधर में धमाके से दहला है भारतीय जनता पार्टी के नेता का घर, जिसके बाद में फिलहाल अभी जांच की जा रही है। आखिर किसने ये ग्रेनेड गिराया है, ये बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां ट्रंप से मिलकर नेतन्याहू मायूस हो गए। लेकिन आखिर क्यों मायूसी छाई है उनके चेहरे पे, क्या है इसके पीछे की वजह, बताएंगे विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की प्रमुख खबर के साथ पश्चिम बंगाल की, जहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में मचे घमासान की खबर सामने आई। और इससे जुड़े हुए सिर्फ व्हाट्सएप चैट ही नहीं बल्कि वीडियो भी सामने आ चुके हैं। दरअसल जो व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट सामने आए हैं उसमें टीएमसी के 2 सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद आपस में ही भिड़ गए। हालांकि दोनों के बीच में पहले चुनाव दफ्तर में कहासुनी हुई और उसके बाद फिर व्हाट्सएप चैट पर बहस हुई। ये पूरा मामला बीती 4 अप्रैल का बताया जा रहा है, जब टीएमसी के सांसदों को ज्ञापन सौंपने चुनाव आयोग के दफ्तर जाना था। आखिर इस चैट में क्या कुछ सामने आया है और वीडियो में क्या कुछ है, साथ ही बहस किस बात को लेकर हुई, बताएंगे सब कुछ आपको। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे आपस में भिड़े टीएमसी के ये दोनों सांसद। तो आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं और अब ये बात जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है। टीएमसी के जो नेताओं के बीच में जो आपसी कलह है वो इस वक्त सभी के सामने है। कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच तू मैं देखने को मिल रही है। व्हाट्सएप के चैट सामने आया है उसमें भी, और इसके साथ ही जो वीडियो सामने आई है। चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर में भी आपस में टीएमसी के ये दोनों नेता उलझते हुए नजर आए थे। काफी बहसबाजी हुई थी और उस दौरान के वीडियो भी सामने आ चुके हैं। लेकिन जिसके बाद में जब ये विवाद पूरा बढ़ा तो एक सांसद को पुलिस से भी मदद इस दौरान वहां पर मांगनी पड़ी। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो घटना की जानकारी तुरंत ममता के कानों तक पहुंची, लेकिन उसके बाद में वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को सुलझाने में शांत रहने के लिए भी कहा है। ममता ने दोनों सांसदों को कि आप दोनों शांत रहिए। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसकी झलक देखने को मिली है, जिसके स्क्रीनशॉट इस वक्त काफी वायरल भी हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि एआईटीसी एमपी 2024 यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एमपी 2024 व्हाट्सएप ग्रुप में ये पूरा झगड़ा हुआ है, जिसकी स्क्रीनशॉट्स इस वक्त हम सभी के सामने हैं। और इन स्क्रीनशॉट में कहीं ना कहीं हम कहें तो दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष किया है। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आखिर पूरा विवाद क्या है दोनों के बीच में बहसबाजी का, एक बार वो आपको बताते हैं। दरअसल इस दौरान अगर हम देखें तो एक सांसद के संसद सत्र छोड़ने के कारण ये पूरा जो विवाद है वो शुरू हुआ। टीएमसी सांसदों की पार्टी की ओर से निर्देश था कि चुनाव आयोग जाने से पहले वो संसद कार्यालय उनको जाना था, लेकिन ये निर्देश होने के बावजूद भी एक सांसद जो है वो वहां नहीं जाते हैं, पार्लियामेंट नहीं गए और सीधा चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच जाते हैं। ज्ञापन लेकर आए सांसद संसद की बैठक में शामिल ही नहीं हुए और तभी से ये पूरा विवाद शुरू हो गया। इसके साथ ही बैठक में शामिल हुए बगैर सीधे चुनाव आयोग वो पहुंच गए, जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ और इसे लेकर दोनों सांसद जो हैं वो आपस में ही झगड़ने लगे, जिसकी वीडियो भी सामने आई और उसका भी स्क्रीनशॉट भी हम सभी ने देखे। लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर की है और वीडियो शेयर करने के साथ ही टीएमसी पर तंज कसा है। आइए ये वीडियो सबसे पहले आपको दिखाते हैं। तो ये वो वीडियो है जो शेयर की गई है चुनाव आयोग के दफ्तर की। ये वीडियो है जहां पर दोनों सांसदों के बीच काफी बहसबाजी होती हुई नजर आई और इस दौरान
पुलिस को भी इस पूरे मामले में दखल देनी पड़ी। इस वीडियो को अमित मालवीय की तरफ से पोस्ट किया गया है और पोस्ट करने के साथ ही टीएमसी पर तंज कसते हुए भी अमित मालवीय नजर आए हैं। लेकिन इसके साथ ही वीडियो के साथ ही स्क्रीनशॉट्स को भी शेयर अमित मालवीय ने किया, जिसमें दोनों ही सांसद आपस में बहसबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप भी कई सारे लगा रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो सामने आ चुका है, स्क्रीनशॉट हम सभी देख चुके हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, उन्होंने भी टीएमसी पर तंज कस दिया है। क्या कुछ कहना है शहजाद पूनावाला का, वो भी आपको सुनाते हैं। टीएमसी का मतलब बन चुका है टू मच कंफ्यूजन, टू मच केओस, और ये जो इन फाइटिंग चल रहा है टीएमसी के सांसदों के बीच में, अब तो वीडियो मीडिया ने दिखाया है, इलेक्शन कमीशन के प्रीसिंक्ट्स में ही झगड़ा, गाली गलौज, वो भी मेमोरेंडम सबमिट करते समय पुलिस पर्सनल को इंटरवीन करने की बात हो रही थी। फिर व्हाट्सएप चैट ग्रुप में भी जो तू मैं हुई है सांसदों के बीच में, और अब तो स्पष्ट है कि किस प्रकार से टीएमसी में इनफाइटिंग चल रहा है। आज टीएमसी के नेताओं से ही पूछिए ये वर्सेटाइल इंटरनेशनल लेडी कौन है, और अगर इस प्रकार से ये लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं अपने ही बीच में, तो जनता की क्या सेवा करेंगे। तो शहजाद पूनावाला तंज कसते हुए नजर आए हैं और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और अब इसमें कहीं ना कहीं टीएमसी के जो दोनों सांसद हैं उनमें आपसी कलह कितनी ज्यादा है, ये हम सभी के सामने है और ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कहा है कि दोनों सांसदों को शांत रहने के लिए। कृतिका, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ममता बनर्जी को अभी ये सोचना चाहिए कि एआईटीसी एमपी 2024, ये जो एआईटीसी की एमपीज है उनकी जो अपनी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे जो कुछ भी दोनों सांसद ने अपन आपस में बात किया है वो बाहर कैसे आया, उसका स्क्रीनशॉट बाहर कैसे आया, मतलब अंदर ही ऐसा कुछ है, कोई है उस एआईटीसी एमपी 2024 की जितने सारे यूजर मेंबर है उनमें से कोई एक स्क्रीनशॉट बाहर निकाले है। ये तो पहले ममता बनर्जी को सोचना और समझना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो अंदर जो कुछ भी हुआ है उसका भी जो वीडियो है, क्योंकि उस समय पे वहां पे तृणमूल कांग्रेस की सांसद छोड़ के और कोई था ही नहीं। अगर कोई था तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वहां पे जितने सारे सुरक्षा कर्मी थे वो लोग थे जिन लोगों ने इस झगड़ा को रोकने के लिए जिम्मेदारी ली थी। तो मेरा कहना है कि ये वीडियो भी किसी ने ऐसा ही बनाया जिसने ये तृणमूल कांग्रेस की जो सांसदों की टीम है उस टीम में शामिल थे। तो ये शायद अभी ममता बनर्जी को और पूरे तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों को सोचना चाहिए कि अपने ही अंदर से लोग वीडियो करके बाहर उसको वायरल बनाते हैं, अपने ही सांसद में से कोई लोग स्क्रीनशॉट लेके बाहर उनको इसको वायरल करते हैं। पहली बात तो ये जी। दूसरी बात यह है कृतिका, दूसरी बात यह है कि इन दोनों के बीच में जो झगड़ा वो तृणमूल कांग्रेस की पुराने तृणमूल और नई तृणमूल की झगड़ा है। कल्याण बनर्जी पुराने तृणमूल, कीर्ति आजाद तत्काल तृणमूल जो अभी 2024 में तृणमूल ज्वाइन करने के बाद सांसद बने हैं। तो एक तरफ कल्याण बनर्जी का कहना है कि मैं इतने पुराने सांसद और इतने पुराने तृणमूल कांग्रेस की नेता हूं और आप तो बीजेपी से धक्का खाकर बाहर निकाल के 2024 में आए। तो ये जो मतलब जिस निम्न स्तर का ये जो दो नेताओं के बीच में चर्चा है, ये तृणमूल के लिए और खासतौर से बंगाल के लोगों के लिए काफी दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि इन लोगों को चुनकर सांसद भेजा गया है बंगाल के लोगों की तरफ से। कृतिका, लेकिन इसके साथ ही अगर हम उस स्क्रीनशॉट्स की बात करें जो इस वक्त हम सभी के सामने, उसमें एक इंटरनेशनल लेडी का भी जिक्र हो रहा है, क्या उसको लेकर किसी प्रकार की जानकारी मिल पाई है अभी तक प्रसन्नजीत? कृतिका, देखिए मैं तो बोल नहीं सकता, लेकिन इसमें ये जो एआईटीसी एमपी 2024 व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें एक और घटना पिछले रविवार को, आज मंगलवार है, रविवार को शायद घटी है, उसके बारे में मैं जिक्र कर देता हूं। लेकिन ये क्या है क्या नहीं है मैं नहीं कह सकता। इस जो एआईटीसी एमपी 2024
इस व्हाट्सएप ग्रुप से कृष्णनगर का सांसद जी। महुआ मैत्र ने अपने आप को विथड्रॉ कर लिया। उन्होंने एग्जिट कर लिया इस AITC MP 2024 ग्रुप से, और उन्होंने कुछ आरोप पत्र नेत्री ममता बनर्जी को भेजी है। अब यहां तक हमारे पास खबर है, कुछ खबर हम बोल रहे कि इसमें किस लेडी के बारे में बताया जा रहा है, जी। किस लेडी के बारे में ये कह रहा है कि, लेकिन महुआ मैत्र अपने आप को इस ग्रुप से एग्जिट कर लिए। इसके साथ ही प्रसन्नजीत, फिलहाल अभी ममता बनर्जी किस तरीके से इसको डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आ रही हैं? नहीं, एक्चुअली मुश्किल किस बात की है कि पिछले 2 दिन से ममता बनर्जी पूरा डैमेज ही कंट्रोल कर रही है। पहले तो अदालत की तरफ से जिस तरह से करीब 26,000 टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ की नौकरी खारिज कर दिया गया, उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए कल वो बिजी थी। और उसी बीच में इन दोनों का ये जो झगड़ा है, इनको किस तरह से संभाला जाए, मतलब पूरा अभी डैमेज कंट्रोल में है। सरकार चलाना नहीं है ममता बनर्जी के लिए, अपने पार्टी के अंदर और अपने करतूत के कारण जो कुछ भी हुआ है, ये सब सारे डैमेज कंट्रोल में अभी लगी हुई है ममता बनर्जी। कृतिका, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। लेकिन सीधे तौर पर अब देखना होगा कि आगे किस तरीके की चीजें इस पूरे मामले पर नजर आती है। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया प्रसन्नजीत। तो जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, अब इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। जी हां, अगली खबर है पंजाब की जालंधर से, जिसने पंजाब की कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल जालंधर भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोरंजन कालिया के घर के बाहर अचानक से जोरदार धमाका होता है। ई रिक्शे में बैठकर बीजेपी नेता के घर के सामने कुछ लोग पहुंचते हैं और घर में ग्रेनेड फेंक देते हैं, जिससे तेज धमाका हुआ। और कल देर रात जब ये हमला हुआ तो उस समय मनोरंजन कालिया अपने परिवार के साथ घर में ही मौजूद थे। हालांकि तुरंत ही इस मामले की जांच करने के लिए टीम वहां पर पहुंची और जांच भी कर रही है। करेंगे इस पूरे मामले पर चर्चा कि आखिर किसने किया है ये हमला। और उससे पहले एक नजर डालते हैं खबर से जुड़े हुए अहम बिंदुओं पर। तो पंजाब में मान सरकार का लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जालंधर में बीजेपी के पूर्व मंत्री के घर के बाहर यह धमाका हुआ है और देर रात मनोरंजन कालिया के घर पर यह विस्फोट किया गया, जिसकी जब पुलिस वहां पर पहुंची तो जिसकी जांच भी पुलिस इस वक्त कर रही है। धमाके में टूटे घर के दरवाजे और शीशे। फिलहाल ये जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं, इस वीडियो के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि ये धमाका कितना जोरदार था। हालांकि फिलहाल अभी तक इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। और घटना के बाद पंजाब पुलिस जागती है और वहां पहुंचती है, फॉरेंसिक की टीम भी वहां पर पहुंचती है और वहां से चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है। सीसीटीवी फुटेज के सबूत भी इस वक्त पुलिस वहां पर तलाश कर रही है। साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक की टीम भी वहां पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन सीधे तौर पर हम देखें तो मान सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इस वक्त कहीं ना कहीं फेल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही इस हमले के साथ ही पंजाब सरकार पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अज्ञात धमाके बाद में बुरी तरह से भगवंत मान सरकार इस वक्त घिरती हुई नजर आ रही है। कई निशाने पर भी है और भगवंत मान इस वक्त बुरी तरह से घिर चुके हैं। मान सरकार पर हमलावर भाजपा समेत अन्य सारे दल इस वक्त नजर आ रहे हैं। सभी लोग इस वक्त हमलावर हैं मान सरकार पर। साथ ही केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की तरफ से भी आरोप लगाया गया और उन्होंने कहा है कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक है, लेकिन इससे पहले भी अगर हम देखें तो कई सारे मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही सुखबीर सिंह बादल की तरफ से कहा जा रहा है कि पंजाब में अराजकता की सारी हदें पार हो चुकी है। ये बात सुखबीर बादल कहते हुए नजर आए। साथ ही कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने इस घटना को लेकर ही कई सारे आरोप लगा दिए हैं और कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पाने में सीएम अपना इस्तीफा दे दे। तो भगवंत मान इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस वक्त भगवंत मान को घेरती हुई नजर आ रही हैं। हमलावर हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके से पंजाब से ये इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करते हैं कि आखिर क्या है पंजाब की कानून व्यवस्था। इसी के साथ शहजाद पूनावाला की तरफ से और साथ ही सुनील जाखड़ की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो आपको सुनाते हैं। अब जलंधर में एक ब्लास्ट होता है बीजेपी के नेता के घर के बाहर। अभी कुछ दिन पहले ग्रेनेड अटैक हुआ था अमृतसर में मंदिर के बाहर। उसके बाद जलंधर में ही
अगले दिन यूट्यूबर के घर पर एक ग्रेनेड अटैक हुआ था। ऐसे लगभग 10 से अधिक ग्रेनेड अटैक्स हुए हैं। आज हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से पंजाब की कानून व्यवस्था कैसे ध्वस्त हुई है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार की प्राथमिकता पुलिस को केजरीवाल की सिक्योरिटी में लगाना है और अपने विरोधियों के खिलाफ केस लगाने। आम आदमी पार्टी के नेता तो सुरक्षित है, परंतु जिस प्रकार से नशा माफिया का, गैंगस्टर्स का और इस प्रकार की आतंकवादी ताकतों का राइज हुआ है पंजाब में, उसके लिए सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस भगवंत मान जी ने दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पे लगा रखी है कि कांग्रेस के लीडर आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह कैसे लड़ रहे हैं। विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरे को इंटेलिजेंस मेरे पास है और मैं इंटेलिजेंस के जरिए मुझे पता है दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग में क्या हुआ। ये इंटेलिजेंस कहाँ थी जब कालिया साहब के घर के ऊपर बम फेंका गया। कमिश्नर पुलिस जलंधर के बयान जो आए हैं वो कह रही है एक ब्लास्ट जा हुआ है, एक मामूली, वो तो पटाखा है साहब। और भगवंत मान जी के खिलाफ एक नारा लिखा गया फरीदकोट के अंदर। 26 जनवरी का प्रोग्राम छोड़ के भगवंत मान जी मोहाली भाग गए फरीदकोट से। ये वो सरकार है साहब। जिस तरीके से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पे अब इस वक्त मान सरकार जो है वो बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरमीत इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। ताजा अपडेट गुरमीत, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर? आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर है और किस तरीके से सफाई इस पूरे मामले पर दी जा रही है वहां की कानून व्यवस्था पर? देखिए, इस समय सबसे पहले तो इस पूरे इंसिडेंट को समझना जरूरी है। ये बेसिकली रात को 1 बजे हुआ। एक ई रिक्शा में सवार होकर कुछ लोग आए और उन्होंने ये धमाका किया। जो मनोरंजन कालिया का घर है जालंधर में, वो स्थित है शास्त्री बाजार के पास। शास्त्री बाजार चौक है, वहां उस तरफ से ही ये ई रिक्शा आया और पहले मनोरंजन कालिया के घर के सामने से होते हुए ये निकल गया आगे पुलिस चौकी की ओर। अगर मनोरंजन कालिया के घर की बात करें, एग्जैक्ट उस लोकेशन की बात करें, तो उससे बाईं तरफ में अगर देखेंगे तो वहां मार्केट पड़ेगी और दाईं तरफ पर अगर देखेंगे तो तकरीबन 100 से लेकर 200 मीटर दूर वहां पर पुलिस चौकी है और पुलिस स्टेशन है। वहां पर बाकायदा पीसीआर की जिप्सी अब से कुछ समय पहले तक रात को खड़ी हुआ करती थी, ऐसा मनोरंजन कालिया और उनकी सिक्योरिटी गार्ड्स का भी कहना है। मगर हुआ यह कि ई रिक्शा जो है पहले मनोरंजन कालिया के घर के बाहर से होते हुए पुलिस चौकी तक जाता है, बैरिकेड के पास तक जाता है और वहां से घूमते हुए जब वापसी करता है तो उस समय अचानक से कोई ऐसी धमाकाखेज सामग्री फेंकी जाती है जिससे कि ये बड़ा ब्लास्ट होता है। इससे मनोरंजन कालिया के घर में ना सिर्फ एंट्रेंस गेट टूटा, उसके अलावा जो घर के और दरवाजे शीशे वो टूटे। घर में सभी जाग गए और बाजार वाले लोग मनोरंजन कालिया के घर पर आए बताने के लिए कि आपके घर में बड़ा धमाका हुआ है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना यह है कि मनोरंजन कालिया पंजाब सरकार में मंत्री रह चुके हैं, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके साथ ही पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ लगातार राब्ता बना रहता है। तो ऐसे में मनोरंजन कालिया का कहना है कि जिस समय ये रात तकरीबन 1 बजे इंसिडेंट हुआ, तुरंत प्रभाव से उन्होंने कॉल किया पुलिस कमिश्नर को, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। उसके बाद एसीपी को फोन किया गया, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। उसके बाद मनोरंजन कालिया ने अपने स्टाफ को कहा कि ये जानकारी जाकर लोकल थाने में दी जाए। लोकल थाने में जाकर जानकारी दी गई। उसके बाद जब पुलिस ने एनालाइज किया कि ये तो काफी गंभीर मामला है, उसके बाद मनोरंजन कालिया का कहना है कि पुलिस कमिश्नर का फोन उनके पास दोबारा से आया और बातचीत हुई। पुलिस कमिश्नर भी इसके बाद मनोरंजन कालिया के घर पर पहुंचे। इसके साथ ही गुरमीत, क्या अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी की तरफ से ली गई है या ये जानकारी मिल पाई है कि आखिर ये हमला किसने किया था? देखिए, इस बारे में अभी सीधे तौर पर ना तो पुलिस कुछ बोलने को तैयार है। अगर ये जो पंजाब में बड़े स्तर पर जो अटैक्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं 23 नवंबर से, नवंबर के महीने से ये अटैक्स हो रहे हैं। ये कोई पहला हमला नहीं है, तकरीबन 14वां या 15वां हमला है। अलग अलग पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया, प्रोमिनेंट लोगों के, बिजनेसमैन के घरों पर हमला किया गया। सबसे पहला हमला अगर हम ट्रेस करें तो वो 23 नवंबर को हुआ था अजनाला पुलिस स्टेशन पर। अजनाला पुलिस स्टेशन पर कथित तौर पर हमला हुआ। उसके बाद पुलिस ने डिनायल मोड में पुलिस रही और तकरीबन हर घटना 23 नवंबर, 28 नवंबर, 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, 12 दिसंबर, 17 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 9 जनवरी, 15 जनवरी, ये सभी वो तारीखें हैं जिनमें
पंजाब में अलग अलग जगह पर पुलिस स्टेशनों पर कथित तौर पर हमले हुए। उसके बाद इनिशियली पुलिस डिनायल मोड में रही और उसके तकरीबन 15-20 दिन बाद अचानक से यह क्लेम किया गया कि इस घटना को अंजाम देने वाले जो लोग थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इस घटना के बारे में किसी ने कोई जिम्मेदारी तो नहीं ली है, मगर घटना की जांच चल रही है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और जो भी अपडेट्स आती है सबसे पहले आप तक पहुंचाइएगा। और इसी के साथ चलिए अब तीसरी महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां अमेरिका द्वारा टैरिफ घोषणाओं के बाद वैश्विक बाजारों में उथल पुथल तो मची हुई है। और इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से द्विपक्षीय मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात से जितनी उम्मीदें थी उन सब पर पानी फिर गया। नेतन्याहू को उम्मीद थी कि ट्रंप से मुलाकात के बाद उन्हें टैरिफ में थोड़ी राहत मिलेगी। नेतन्याहू को उम्मीद थी कि ट्रंप का समर्थन उन्हें मिलेगा, लेकिन ना तो टैरिफ में राहत मिली और ना ही समर्थन मिला, बल्कि ईरान पर अमेरिका ने यू टर्न और ले लिया। अब ऐसे में नेतन्याहू के चेहरे पर ना तो कोई खुशी है और ना ही उनके मुंह से कोई बयान निकला है। दिखी तो सिर्फ मायूसी। करेंगे चर्चा ट्रंप और नेतन्याहू की इस मुलाकात पर, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे खाली हाथ लौटे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो बेंजामिन नेतन्याहू की ये मुलाकात थी, लेकिन ये इस मुलाकात से कुछ भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि टैरिफ हटवाने की जो उम्मीद लेकर नेतन्याहू पहुंचे थे उन उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि 17% आयात शुल्क जो है वो बरकरार रहेगा। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि ईरान से वो सीधे बात करेंगे। ईरान के मुद्दे पर भी वो यू टर्न लेते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद में इस बैठक की द्विपक्षीय जो मुलाकात हुई, नेतन्याहू के चेहरे पर मायूसी इस दौरान नजर आई और दौरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने नहीं की और ना ही किसी प्रकार का कोई बयान उन्होंने दिया है। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका किस तरीके से यू टर्न लेता हुआ नजर आया, एक बार वो भी आपको दिखाते हैं। तो ट्रंप की तरफ से ईरान पर अमेरिका ने यू टर्न ले लिया है और नेतन्याहू के सामने ट्रंप की तरफ से एक नई चाल कहीं ना कहीं चली गई है। ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान से परमाणु समझौते की बातचीत की मंशा जता दी और कहा है कि हम सीधे तौर पर बात करेंगे। इसके साथ ही इजराइल को सैन्य एक्शन की भी उम्मीद थी, लेकिन उसके लिए भी कहीं ना कहीं वो उम्मीदों पर भी पानी फिर चुका है, क्योंकि अमेरिका ने ले लिया है यू टर्न और नेतन्याहू की उम्मीदों पर डोनाल्ड ट्रंप खरे उतरते हुए नजर नहीं आए हैं। तो सीधे तौर पर अमेरिका ने यू टर्न लिया है ईरान के मुद्दे पर और नेतन्याहू की पूरी रणनीति पर अब कहीं ना कहीं ब्रेक लग चुका है। ना तो उन्हें अमेरिका का समर्थन मिला है, ना ही टैरिफ पर किसी प्रकार की कोई राहत मिली है और ईरान के मुद्दे पर भी अमेरिका ने यू टर्न ले लिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अखिलेश, अगर हम देखें तो जितनी उम्मीदों के साथ बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे थे मुलाकात के लिए डोनाल्ड ट्रंप से, उन सभी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। देखिए, निश्चित तौर पे अभी की स्थिति में जो भी अमेरिका जा रहा है उसको इस बात का ध्यान रख के जाना चाहिए, या गए भी होंगे नेतन्याहू, कि अमेरिका की अभी पूरी रणनीति जो है डोनाल्ड ट्रंप की खास करके पूरी रणनीति जो है टैरिफ के मामले पे उन्होंने पूरी दुनिया में जो एक माहौल बनाया है, उस माहौल में वो किसी तरीके से कमी नहीं आने देना चाहते हैं। क्योंकि अगर किसी एक देश को ऐसे कंसेशन देंगे तो उसके अलावा उसके साथ कई अन्य देश है जिनको भी उनको एक कंसेशन देना पड़ेगा। तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति यही है, किसी को सिर्फ इसलिए कि उनके अच्छे संबंध है, दोस्ती है, इस आधार पे वो कंसेशन दे देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं करने वाले हैं और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के जब मिलने वाले थे नेतन्याहू, उसके पहले ही एक्चुअली जेरूसलम से ही नेतन्याहू ने घोषणा की थी वो टैरिफ के मामले पे वो कंसेशन देंगे। और यहाँ भी अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई तो उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि वो जो अमेरिका की जो सारी शर्तें हैं टैरिफ के मामले में, वो सारी शर्तों को पूरा करेंगे। जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का इजराइल के साथ, तो ट्रेड डेफिसिट को ही पूरा करेंगे। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ट्रंप के लिए है कि विन-विन सिचुएशन है, क्योंकि ट्रंप जो चाहते थे कि बेंजामिन नेतन्याहू इस स्थिति में, जबकि वो हमास के साथ एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में जुड़े हुए हैं, वैसे में भी नेतन्याहू को अमेरिका में आके ये वादा करना पड़ा कि आपको टैरिफ के मामले पे जो भी आप कंसेशन चाहेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। तो नेतन्याहू ट्रंप का समर्थन चाहिए उनको, इस लड़ाई में लगातार साथ रहने के लिए उनको अमेरिका का समर्थन चाहिए, क्योंकि अमेरिका का सिर्फ नैतिक समर्थन
समर्थन नहीं होता है। अमेरिका का समर्थन जब होता है तो कई तरीके से वो समर्थन काम करता है, राजनयिक समर्थन काम करता है, हथियार का मामला है, सारे समर्थन काम करते हैं। तो नेतन्याहू की रणनीति जो थी वो यही थी कि अमेरिका को किसी भी तरीके से नाराज नहीं करना है। तो डोनाल्ड ट्रंप नाराज नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात कह दी कि जो टैरिफ है वो टैरिफ के मामले पे आप जायज तैयारी करके आए, कैसे करेंगे आप। दूसरी बात यह है कि जो ईरान के मामले पे ये हो सकता है कि नेतन्याहू यह चाहते हो कि ईरान के मामले पे ट्रंप सीधे कोई बड़ी घोषणा कर दे, लेकिन ट्रंप की रणनीति ईरान के मामले पे बहुत फूक फूक कर कदम रखने वाली है, क्योंकि अपने पहले टर्म में उन्होंने ईरान के मामले पे जो समझौता हुआ था जेसीपीओ से अमेरिका एक तरफा वापस आ गया था। उसके बाद वो पूरी तरह मामला वो फंसा रहा है। इस बीच में लोगों की आशंका थी कि ईरान जो है न्यूक्लियर तैयारी में लगा हुआ है, न्यूक्लियर आर्म्स बनाने की स्थिति में पहुंचने वाला है। तो ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप फूक फूक के सीधे तौर पे ईरान के साथ समझौता करना चाहते हैं। और 12 फरवरी को कहा यह जा रहा है कि ओमान की मध्यस्थता में ईरान के साथ अमेरिकी प्रतिनिधियों की बात होगी, तो उस बातचीत से कोई निर्णय निकलेगा, क्या स्थिति आती है। लेकिन निश्चित तौर पर कह सकते कि नेतन्याहू जो चाहते थे कि एक तरफा सारी घोषणाएं हो जाए, वो नहीं करने वाले हैं। ट्रंप का अभी जो जोर लग रहा है कि हुती के जो का प्रभाव है उस पूरे इलाके में, हुती का प्रभाव खत्म करने में, क्योंकि हुतियों के चलते पूरे इलाके का व्यापार बहुत बंद है, पूरे इलाके के व्यापार पे बहुत असर पड़ रहा है रेड सी में। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटी भी अभी वो है। जो तीसरा एक नेतन्याहू यह सोच के गए होंगे कि हमास के मामले पे कि वो होस्टेजेस को वापस करने पर ट्रंप फिर कोई बड़ी घोषणा करेंगे, तो यह बात नहीं आई। ट्रंप बिहाइंड द सीन जाके कुल मिलाकर अगर हम देखें अखिलेश, तो कई सारी उम्मीदें तो थी नेतन्याहू को कि अमेरिका की तरफ से समर्थन मिलेगा ईरान के मुद्दे पर और साथ ही टैरिफ के मुद्दे पर, लेकिन फिलहाल उन सभी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे की क्या कुछ रणनीति बेंजामिन नेतन्याहू की रहने वाली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए अखिलेश। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।